नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अब हिमाचल प्रदेश में बिना लाइसेंस नहीं उड़ा सकेगा कोई ड्रोन। सरकार जल्द ही एक्ट में करेगी प्रावधान। ड्रोन के व्यापक इस्तेमाल को लेकर सरकार हुई सख्त। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले गरमाई सियासत। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, शिमला स्मार्ट सिटी में फुल टू जाम, सड़कों पर पड़े गड्ढे। अनशन पर बैठा देवभूमि स्वर्ण समाज। रुमित ठाकुर की रिहाई की मांग। सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। सत्ताईस मार्च को आयोजित होगी हिमाचल पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से रखी जाएगी नजर। कोविड प्रोटोकॉल का रखना होगा सख्ती से पालन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी बिना लाइसेंस के ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। जी हां, आपको बता दें कि इसको लेकर सरकार जल्द ही एक्ट में प्रावधान करेगी। शादी सहित अन्य समारोह में ड्रोन का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर हो रहा है। इसको लेकर सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय की ओर से ड्रोन प्रशिक्षण कराने वालों को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। 1 सप्ताह का ये प्रशिक्षण होता है। जिला कांगड़ा के शाहपुर ITI में प्रदेश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। जल्द ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और आने वाले समय में वनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने और सेब बहुल क्षेत्रों में ड्रोन से छिड़काव किया जा सकेगा। हमने प्रयास किया है, जिसका MOU हमने साइन दस्तखत हो चुके हैं। MOU हमने पहला ITI शाहपुर को चुना है, वहाँ पर हमारा ड्रोन ट्रेनिंग शुरुआत हो चुका है। उसका जो है 1 हफ्ते का ट्रेनिंग है और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन उनको लाइसेंस देगा। आज तक हिमाचल प्रदेश के बाहर आप देखते हैं हम कि बहुत से ड्रोन ऐसे उड़ाए जाते हैं जो लाइसेंस ही नहीं है। अब बहुत जल्दी जो है एक्ट आने वाला है कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति जो है ड्रोन हिमाचल प्रदेश में उड़ा नहीं पाएगा। हम इसके साथ साथ शाहपुर के साथ साथ जो है बाकी ITS पॉलिटेक्निक कॉलेज, इवन प्राइवेट संस्थाओं को भी हम जो है ये ड्रोन उड़ाने का उनको परमिशन देने वाले हैं, ताकि हमारे नौजवानों को जो है स्वरोजगार मिले। आज जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से फॉरेस्ट विभाग में देखते हैं आगजनी होता है, फॉरेस्ट विभाग के लोग जाते हैं, घंटों हिसाब से लगाते जाने में, वो हमारे जो है ड्रोन की टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है बहुत कम समय में इसका समयबद्ध तरीके से वो काम हो सकता है। और आपको याद होगा टिड्डी दल जो हमारा अफगानिस्तान से आया था, गुजरात पहुंचा था, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको हमने कंट्रोल कर पाए थे, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से स्प्रे किया। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा अपर शिमला है, सोलन सिरमौर है, लाहौल स्पीति, किन्नौर है, अब कुल्लू के इलाका, चंबा का इलाका है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेब होता है। सेब पे जो है हमारा स्प्रे ढंग से नहीं हो पाता है। हम ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में, ताकि जो है जो सही वेरिएंस का स्प्रे हो सके। ऐसा हम प्रयास करेंगे। हमको प्रशिक्षित, जैसे मैंने कहा, जब हम पूरे हिमाचल प्रदेश पे सब नौजवानों को बड़े स्तर पर जो है ट्रेनिंग दे पाएंगे, तो हम एक एक्ट भी लाएंगे, कानून भी लाएंगे कि बिना लाइसेंस के कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऐसा हम प्रयास करेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले ही सियासत गरमाने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने भी इस दौरान सरकार पर विकास कार्यों को लेकर निशाना साधा है और सरकार को शहरवासियों की समस्याओं से निजात दिलाने में नाकाम करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि शिमला को 2017 में स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन स्मार्ट सिटी शिमला में हर और जाम लगे हुए हैं और सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जो स्मार्ट सिटी की पोल खोलता है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। सर्दियों के बाद आप किसी भी सड़क में, शहर की, मैं शिमला शहर की भी बात करूं तो हर सड़क पे आपको गड्ढे मिलेंगे और उन गड्ढों की रिपेयर नहीं हो रही। तो ये सरकार की प्राथमिकता, अगर आप बात करते हो कि शिमला एक स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है, और शिमला स्मार्ट सिटी कैसे हो सकता है, जिनकी सड़कों की हालात इस तरह से है कि किसी भी सड़क पे आप जाइए, कोई भी क्षेत्र हो, आप पूरे शहर के अंदर ढली की बात करें, शिमला शहर की बात करें, संजौली की बात करें, बालूगंज की बात करें, समर हिल की बात करें, न्यू शिमला एरिया है, हर जगह सड़कों पे गड्ढे हैं। और आने वाला समय टूरिस्ट सीजन का है। बड़े समय के बाद, कोरोना काल के 2.5-3 साल के बाद, लोग शिमला में जो है टूरिज़्म को देख रहे हैं कि आने वाला समय टूरिस्ट की दृष्टि से अच्छा रहेगा। तो हमारा सवाल ये है कि सरकार की क्या तैयारियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या तैयारियां हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को दोबारा पटरी पे लाना है, जो पटरी से उखड़ चुका है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों का रोज़गार भी गया, लोगों को
जो होटल इंडस्ट्री थी या दूसरे लोग टैक्सी चालक थे और भी इससे जुड़े हुए जो व्यवसाय थे, सबको बड़ा भारी नुकसान 2.5-3 सालों से हुआ था। तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि अब आने वाली सरकार आने वाले टूरिस्ट सीजन के लिए अपने आप को किस तरह तैयार कर रही है? अगर आपकी सड़कों की ये हालात है, पानी की व्यवस्था आपके सामने है कि शिमला में पानी 3-3 दिन बाद नहीं मिल रहा है और दूसरी व्यवस्था भी इसी तरह की है, तो ये सरकार स्मार्ट सिटी की बात करना, अगर आप शिमला के अंदर जाते हो, एक एरिया से दूसरे एरिया को जाना है तो तकरीबन 2 घंटे का समय ट्रैफिक जैम की वजह से लग रहा है। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक रेगुलर चीज हो चुकी है कि आप विक्ट्री टनल एरिया में जाइए, आपका 2 घंटे का समय लगेगा। आप ढली टनल की ओर जाइए, ढली क्रॉस करके संजौली की ओर जाइए, हर जगह आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। खलीनी की ओर जाइए, आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। प्रदेश भर में देवभूमि स्वर्ण समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में संगठन द्वारा अनशन शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि अपने नेताओं और साथियों की रिहाई के लिए देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्रमिक अनशन शुरू किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार स्वर्ण समाज के नेताओं की रिहाई नहीं करती है। वहीं संगठन ने रिहाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ये जो हमारे स्वर्ण समाज के हमारे भाई, हमारे लीडर, बिना किसी मतलब के सरकार ने इनको अरेस्ट कर रखा है, उनकी रिहाई के लिए हम आज यहाँ पर हमीरपुर में 5 दिन का अनशन रख रहे हैं, क्रमिक अनशन रख रहे हैं। और ये लड़ाई जो है आगे और भी हम करेंगे। अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो हम हर गांव, हर गली, हर कस्बे में ये लड़ाई चलेगी और पूरा स्वर्ण समाज, जितना भी स्वर्ण समाज है, सारे का सारा स्वर्ण समाज जो है सरकार के अगेंस्ट होगा। और आने वाले इलेक्शन में कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और दूसरी पार्टी है, जो हमारे साथ नहीं है, हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा सहयोग करेगा, हम उसका सहयोग करेंगे। आपने देखा होगा आज तक किसी भी विधायक, किसी भी एमपी, किसी भी मंत्री या किसी भी मुख्यमंत्री ने हमारे पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। जब तक कोई हमारे पक्ष में बयान नहीं दे रहा तो हम कैसे मान के चलेंगे वो हमारे साथ है। और बिना किसी इसके 16 तारीख को जब शिमला में हमारा धरना था, तो उस धरने में पथराव सरकार के लोगों ने किया, पथराव सरकार के आदमियों ने किया। उन्होंने हमारी पुलिस के ऊपर पथराव किया, परंतु अरेस्ट जो किए गए वो हमारे आदमी किए गए। जबकि अगर वीडियो को देखेंगे तो उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि कौन आदमी पथराव कर रहा है। और वो आदमी हो सकते हैं कि स्वर्ण समाज के नाम बजाय किसी दूसरे समाज के हों। जो दूसरा समाज है जो वो भी हमारे अगेंस्ट चल रहा है, हो सकता है उस समाज के वो लोग हों जिन्होंने पथराव किया। हम किसी भी वर्ग के, किसी भी समाज के अगेंस्ट नहीं हैं, परंतु अपने हक के लिए जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक लड़ेंगे, जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक लड़ेंगे। अगर आत्मदाह करना पड़ा, आत्मदाह भी करना पड़े करेंगे। और अगर यहीं बैठकर ही हमारा अनशन करना पड़ा तो हमारा अनशन भी करेंगे, परंतु अपने आने वाली औलादों को उनका अधिकार दिला के रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में 27 मार्च को होने वाले पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। आपको बता दें कि 27 मार्च को आयोजित होने वाली पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर पुलिस महकमे ने भी सभी पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं ताकि लिखित परीक्षा को पारदर्शी बनाया जा सके। जिला नाहन में भी परीक्षा केंद्रों में इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक सिरमौर उमापति जम्वाल ने बताया कि सिरमौर जिला में 110 पदों के लिए करीब 6500 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किया गया है और परीक्षा को सफल बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की सहायता ली जाएगी। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन करना होगा। 27 तारीख को रविवार वाले दिन 12 बजे से लेके 1 बजे तक रिटन एग्जामिनेशन है। हमारे 2 मुख्य सेंटर हैं, एक हिमालयन ग्रुप ऑफ स्टडीज़ कालाम में और एक गवर्नमेंट कॉलेज नाहन में। गवर्नमेंट कॉलेज नाहन में लड़कियों के लिए है और लड़कों के लिए जो है वो हिमालयन ग्रुप ऑफ स्टडीज़ में अलग अलग सेंटर्स के अंदर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए हमने पहले ही डिटेल्ड दिशा निर्देश भेजे हैं और उनमें हमने डिटेल में लिखा है कि किस सेंटर में अगर अंदर और ब्लॉक्स हैं तो किस ब्लॉक में कौन सा रोल नंबर जाके बैठेगा। जहाँ तक अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने साथ जो लिखा है, जैसे अपना एडमिट कार्ड जरूर साथ लेके आएँ, एक फ़ोटो आईडी कार्ड साथ लेके आएँ,
एक फ़ोटोग्राफ साथ लेके आएँ और साथ ही कार्डबोर्ड ज़रूरी है, क्योंकि सभी जगह जो है वो बेंचेज की व्यवस्था नहीं है, तो कार्डबोर्ड कई जगह पे इस्तेमाल होगा। तो सभी से अनुरोध है कि अपना कार्डबोर्ड भी साथ लेके आएँ। बॉल पेन ब्लू और ब्लैक जैसा कि निर्देशित है वैसा साथ लेके आएँ। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सिर्फ उसी चीज़ को जाने दिया जाएगा जो अलाउड है। हमने डिटेल उसकी ऑलरेडी लिखी है। बाकी जैसे कोई मोबाइल लेके आता है या कोई बैग लेके आता है, वो काफ़ी दूर अलग से हमने उनके लिए जगह बनाई है, वहाँ पे रख दिया जाएगा। कई जगह पे चेकिंग होगी। इनिशियली मेन गेट पे चेकिंग होगी हर चीज़ के लिए, उसके बाद ब्लॉक के बाहर चेकिंग होगी, उसके बाद रूम में एंटर करती बार चेकिंग होगी और फिर रूम के अंदर बैठने के बाद भी चेकिंग होगी। इस तरह से जो हमारा सिक्योरिटी प्लान है वो बहुत ही फुल प्रूफ है। सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, ड्रोन से हम चेकिंग करेंगे, हर कैंडिडेट का हम वीडियोग्राफी करेंगे, पूरा डिटेल्ड से जो सुपरविजन है वो हमारे इन्विजिलेटर करेंगे, पुलिस अधिकारी हर ब्लॉक में रहेंगे। बिलासपुर में आजाद हिंद क्रांति पार्टी ने केंद्र और प्रदेश सरकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि इसी के चलते आज आजाद हिंद क्रांति पार्टी ने उपायुक्त पंकज राय के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के साथ ही हिंदुत्व का कानून पारित करने की मांग उठाई है। आज हमने पार्टी के माध्यम से डीसी साहब को बिलासपुर जिला को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विषय रखा गया था कि देश में आरक्षण आर्थिक आधार पर कानून संशोधन करने व जातिवाद समाप्त कर हिंदुत्व का कानून पारित करने की कृपा करें। इसके लिए हमने ये ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी को व हिमाचल सरकार को भी ये ज्ञापन सौंपा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में नगर परिषद द्वारा सड़क किनारे बैठे अवैध कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस दौरान नगर परिषद द्वारा ये कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों भी बस अड्डे पर नगर परिषद द्वारा अवैध कब्जे को हटाया गया था, तो वहीं लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहां दुकानों के बाहर भी अवैध रूप से सामान बेचा जा रहा है। वहीं रेहड़ी वाले सड़क किनारे भी डेरा जमाए हुए हैं, जिसको लेकर सड़क से गुजरने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद कुल्लू की टीम मौके पर पहुंची और अवैध कब्जाधारियों को वहां से हटाया गया। वहीं रेहड़ी वालों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी नगर परिषद में जो भी कार्रवाई होती है, ये हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ही होती है। जो रेहड़ी फाड़ी रूटीन वाइज रोज होती है, इनके ऊपर कार्रवाई जो अनऑथराइज्ड बैठते हैं। और जैसे कि सरवरी का मामला बड़ा पुराना मामला है, यह पहले भी हटाया गया है, जो अतिक्रमण हुआ था पहले भी हटाया गया है, लेकिन जो ये लोग बिल्कुल आगे आगे बैठते हैं। कभी यहाँ से कोई ऐसी मिस घटना होती है, कोई जैसे ऑटो वाले लगते हैं आगे और कोई डेड बॉडी आती है, कोई आदमी मरता है, शव यात्रा आती है, उसको जाने के लिए भी यहाँ से बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इनके ऊपर जो है ये जो ऐसे बैठते रहते हैं, कभी कभी आते रहते हैं और इनके बाद इनके ऊपर जो है रूटीन में कार्रवाई होती रहती है। कोरोना काल के बाद जिला सोलन में अस्पतालों की कमियों को सरकार द्वारा दूर किया जा रहा है। आपको बताते चले कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा देने के लिए भी सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। वहीं अब काफी हद तक सभी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल को भी कोरोना काल में काफी विकास किया गया है, जहां अस्पताल में सीटी स्कैन और आधुनिक एक्सरे मशीन स्थापित की गई है। वहीं अब सोलन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित कर दिया गया है। अस्पताल में सुविधा मिलने से शहरवासी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सरकार की नीयत बहुत साफ़ है और सरकार के जो विज़न है बिल्कुल क्लियर है और बड़ा एडवांस विज़न है सरकार का, कि उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि इस हॉस्पिटल में एक पीएसए प्लांट हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी सरकार के थ्रू दिया है, जो कि 1000 लीटर पर मिनट की क्षमता रखता है बनाने की ऑक्सीजन। वो हमारे पास चलता है, अभी स्थापित हो चुका है और चलती हालत में है। उस ऑक्सीजन प्लांट से हम अभी तक जो हमारे पहले से ही हमारे जो यहाँ हॉस्पिटल में लगे हैं 30 पॉइंट पे हम ऑक्सीजन दे पा रहे थे। जब हम स्टार्ट किया उसको हमने देखा कि 30 पॉइंट पे हम ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, सिर्फ इतने बड़े प्लांट की क्षमता जो ना पूरी यूटिलाइज़ नहीं हो रही है। तो हमने सरकार को लिखा और सरकार ने हमारी बात मान भी ली और हमें कम से कम 96 लाख
और 96,30,30,000 के आसपास हमारे को जो है ना वो पैसे हमारे को सेंक्शन कर दिए, जिसमें कि जो ऑक्सीजन पाइपलाइन जो है ना वो हॉस्पिटल में बिछाने के लिए जो है ना हमने जो है ना CPWD को लिखा। उन्होंने जाके सर्वे किया और हमने 192 पॉइंट पे, आपको जानकर खुशी होगी और मैं सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ इस बारे में, कि हमने 192 पॉइंट पे जो हमारे बेड्स हैं, हर बेड साइड पे हमने जो है ना ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए पाइपलाइन बिछानी शुरू कर दी है यहाँ पे कंपनी ने, और तकरीबन 95% काम उसका हो चुका है। बिलासपुर जिला के घुमारवी क्षेत्र के समीप एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि घुमारवी थाना के अंतर्गत निहारी कस्बे के समीप जंगल के बीचों बीच एक व्यक्ति का शव मिला है और जंगल के बीचों बीच शव बुरी तरह से गल गया था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो व्यक्ति की पहचान देशराज गांव चंद्रूही जिला हमीरपुर के तौर पर हुई है। व्यक्ति की मौत किन कारणों की वजह से हुई है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज सुबह जो है इसमें करीब 9 बजे ग्राम पंचायत प्रधान से उन्हें थाना घुमारवी में सूचना दी कि एक शव जो है निहारी रेस्ट हाउस के पास जंगल में मिला है, और जिस सूचना पे जो है पुलिस मौका पे पहुंची और फोरेंसिक टीम की मदद से मौका का निरीक्षण किया गया और अब जो है शव को अपना कब्जा पुलिस में लिए जाकर उसको जो है उसका जो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो भी आइंदा कार्रवाई जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी, और जो शव है उसकी पहचान जो है देशराज उम्र 67 साल गांव चंद्रोई डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की अंजना ने सफलता और संघर्ष की मिसाल पेश की है, जिसके चलते लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्या कुछ कर दिखाया है बिलासपुर की अंजना ने, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर के झबोला गांव की रहने वाली अंजना सफलता और संघर्ष की मिसाल है। भगवान ने अंजना के जीवन में ना तो माता पिता का सुख दिया और ना ही पैसों का। बेहद ही गरीब परिवार में जन्मी अंजना जन्म से ही नेत्रहीन है, लेकिन आज वो जिस मुकाम पर है उससे उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि सफलता किसी अमीर के घर की जागीर नहीं होती। सफलता उस गरीब को भी मिलती है जो अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से अपना रास्ता तलाशता है। नेत्रहीन होने के बावजूद अंजना ने खुद को इस कदर खड़ा किया कि आज पूरा समाज उनकी तरक्की देख रहा है और हर कोई उन पर गर्व कर रहा है। अंजना और उनका भाई दोनों जन्म से दृष्टि बाधित पैदा हुए। वहीं अंजना की जिंदगी में गरीबी इतनी थी कि जिंदगी जीना तो दूर, उसका सपना देखना भी नामुमकिन था। सिर पर माता पिता का साया नहीं था, लेकिन अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के बल पर अंजना ने आज वह मुकाम हासिल किया है जिसे पाने के लिए कईयों के हौसले टूट जाते हैं। अंजना का आज चुनाव विभाग में लिपिक के पद पर चयन हो चुका है, जिसके बाद लोगों के लिए अंजना संघर्ष और मेहनत की मिसाल बन गई है। मेरा नाम अंजना है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में झबोला गांव से रहने वाली हूँ। और सर मेरा जो एजुकेशन है 1st to 10th ICSE सुंदरनगर से हुआ है और +1 +2 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्ट मोस्टन से हुई है सर। उसके बाद मैंने ITI कर रखी है PWD ITI सुंदरनगर, और फिर उसके बाद सर मेरा ग्रेजुएशन हुआ है SVGC घुमारवी से सर। और अभी मैं सर MA कर रही थी, इसके दौरान मेरी जॉब लग गई है सर इलेक्शन डिपार्टमेंट में। सर होता है बीच बीच में, अभी भी कभी कभी फील हो जाता है सर, बट सर ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब परिस्थितियाँ सर जैसे जैसे मतलब जितनी मुश्किलें सर आती जाती हैं, मैं माननी है सर कि उन्हीं से हम बहुत कुछ सीखते हैं सर। जी सर, मेरे को मोटिवेट करने वाले मेरे लाइफ में सर बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, लेकिन सर जो मेन है हमारी उमंग फाउंडेशन है सर शिमला में, तो वहाँ पे जो उसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर, और वो HPU में प्रोफेसर भी हैं सर।
तो उनका मतलब बहुत बड़ा हाथ रहा है मुझे मोटिवेट करने में और यहाँ तक पहुँचाने में सर, क्योंकि मेरी जो सर लाइफ है वो बहुत मुश्किलों से गुजरी हुई है। तो 9th क्लास के बाद सर उन्होंने मुझे यहाँ तक मतलब पहुँचाने में मेरी बहुत हेल्प की है सर। एक पिता का प्यार, माता का प्यार, सब सर उन्होंने मुझे दिया हुआ है। जी सर, मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहूँगी अभी भी सर आगे। अभी तो मैंने सोचा है कि अभी मैं अपनी एमए कंप्लीट करूँगी सर पहले तो, क्योंकि मेरा एमए रनिंग में चला हुआ है। तो मैं सर अपनी एमए कंप्लीट करना चाहूँगी पहले तो सर। मैं वैसे तो सर सेटिस्फाई हूँ, लेकिन अगर भगवान ने आगे मौका फिर भी कुछ दिया मुझे और करने का तो मैं उसको भी ज़रूर करूँगी सर। 15 नवंबर 2021 को राज्य सरकार के चुनाव विभाग में इंटरव्यू के बाद अंजुना की जिंदगी बदल गई और चुनाव विभाग में लिपिक के पद पर चयन होने पर अंजुना ने अपने माता पिता के जाने के बाद जिन जिन लोगों ने भी उनकी मदद की थी उनका अंजुना ने तहे दिल से धन्यवाद किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।